जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। देखिए, देश के अंदर पिछले 11 साल से युवा जन और देशवासी ये कह रहे हैं कि जब से माननीय मोदी जी के चरण पड़े हैं प्रधानमंत्री के कार्यालय में, तब से देश के अंदर बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नौकरी के 2 विकल्प तो अभी तक ऑलरेडी बच्चों को दे दिए। अब वो नौकरियां बच्चे करें ना करें, करना चाहें, ये बच्चों पे डिपेंड करता है। देखिए, मैंने तो अपने जीवन में बड़े समय तक एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया है और हमारे मोदी जी जो हैं वो एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस हैं, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त है। इसलिए जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये समझा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नीति बनाई थी, जिसमें एक ऐसा अद्भुत मॉडल दिया था हमारे देश को, जो विश्व के किसी कोने में नहीं था। विश्व में या तो ऐसे देश थे जो कम्युनिस्ट देश थे, जो ये मानते थे कि सारी की सारी संस्थाएं, उद्योग सरकार के अधीन होने चाहिए, सरकार का अधिकार होना चाहिए, जैसे रूस था, चीन था। और दूसरे वो देश थे जिन्होंने ये सोचा था कि सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होना चाहिए और सारा का सारा काम निजी हाथों में दे दिया जाए। तो लेज़र फेयर इकोनॉमी बनी, जहां पे निजी हाथों में इंडस्ट्री दे दी गई, और कम्युनिस्ट इकोनॉमीज बनी जहां पे सारा अधिकार सरकार को दे दिया गया। निजी कंपनियों के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सरकार का दखल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग दर्शन प्रतिपादित किया और उन्होंने कहा कि भारत क्योंकि एक ऐसा देश है जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हर चीज का सोशल एंगल ढूंढना बहुत आवश्यक है। हर चीज को केवल फाइनेंस के एंगल से नहीं देखा जा सकता, इकोनॉमिक एंगल से नहीं देखा जा सकता। जैसे हमारे मैनेजमेंट साइंस में एक शब्द होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब भी आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो ये देखते हैं उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी और उसमें कितने बेनिफिट होंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लेकिन अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद दूसरा कंसेप्ट होता है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट कितनी लगेगी, लेकिन उसके जो सोशल बेनिफिट्स होंगे उसको भी बेनिफिट्स में जोड़ा जाए और ये देखा जाए कि कुछ ऐसे काम जैसे महिलाओं को नौकरी देना, उसके सोशल बेनिफिट ज्यादा हैं। महिलाओं को शिक्षित करना, उसके सोशल बेनिफिट ज्यादा हैं। पिछड़े हुए राज्यों में उद्योग लगाना, इसके सोशल बेनिफिट ज्यादा हैं, चाहे कॉस्ट ज्यादा हो लेकिन सोशल बेनिफिट ज्यादा हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा सरकारी भी कंपनियां होंगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी होंगी और प्राइवेट सेक्टर भी होगा और आपस में कॉम्पीट करेंगे। क्योंकि सरकारी कंपनियों का और पीएसयूज का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होगा, इसलिए वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखेंगे, सेलिंग प्राइस को कम रखेंगे। और जब वो सेलिंग प्राइस को कम रखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर को भी अंडर प्रेशर अपने कॉस्ट कम रखनी पड़ेंगी और जनता को फायदा होगा, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जो गांधी जी का मॉडल था कॉटेज इंडस्ट्रीज का, गांव गांव उद्योगों का, ये उसी का एक आगे बढ़ता हुआ रूप था। लेकिन मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो धीरे धीरे उन्होंने पीएसयूज को बंद करना शुरू किया और हर जगह प्राइवेट सेक्टर आने लगा, और वो भी गिने चुने 3 उद्योगपतियों के पास। बाकी उद्योगपतियों को तो तवज्जो नहीं मिली, लेकिन 3 उद्योगपतियों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया। लेकिन क्योंकि पीएसयूज बंद हुए, सरकारी नौकरियां कम हुई, एक ऐसी नौकरी जहां पे सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला करता था, सेना, वहां भी अग्निवीर लागू कर दिया गया। अग्निवीर लागू होने से बच्चों को जो 17-18 साल की एक सिक्योर जॉब मिला करती थी, उसको घटा के 4 साल कर दिया गया। जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बंद कर दिया गया, उसमें निजी निवेश कर दिया गया, तो निजी संस्थान आप जानते हैं उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, सोशल
बेनिफिट्स की वो बात नहीं करते, तो नौकरियां कम हो गई और रिजर्वेशन भी खत्म हो गया। लेकिन हाँ, पूंजीपतियों को फायदा हुआ कि बनी बनाई करोड़ों अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति उनको मुफ्त के दाम पे मिल गई। बंदरगाह मिल गए, एयरपोर्ट मिल गए, रेलवे मिल गई, तो उनका पैसा छापने का पावर जनरेशन जो पहले एनटीपीसी एनएचपीसी क्या करता था, वो भी निजी हाथों में चला गया। तो मजदूरी कम हो गई, जॉब सिक्योरिटी कम हो गई, लेकिन कॉर्पोरेट्स के फायदे बढ़ गए। लेकिन चलिए, मोदी जी का अपना मॉडल था, अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। लेकिन यह कहना कि मोदी जी ने कोई रोजगार नहीं दिया, देखिए मोदी जी ने 2 स्कीम दी हैं देश की जनता को। हालांकि उन्होंने सरकारी नौकरियों का मिलना इतना ज्यादा कठिन बना दिया है आज के तारीख में पूरे देश के अंदर। पहले तो जब फॉर्म भरते हैं बच्चे, तो उनसे फीस ली जाती है, एप्लीकेशन फीस। फिर उन्हें बड़े दूर दूर के सेंटर्स दिए जाते हैं जिससे वो ना पहुंच सकें। जब सेंटर्स में पहुंचते हैं, कष्टों को झेलते हुए पेपर लीक हो जाता है। अगर पेपर लीक नहीं होता है तो कोर्ट में मामला चला जाता है, मैंने नौकरी नहीं मिलती, सरकारी पद खाली रहते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। और ये पूरा भ्रष्टाचार के मामले में नौकरी का सरकारी मुद्दा चला जाता है। अब बच्चों का विकल्प केवल होता है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढे। और जैसे आपने देखा, अग्निवीर जो योजना, जिसमें पहला बैच जो है अब रिटायर होने वाला है, पहले सरकार ने यह कहा था कि अग्निवीरों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। अब यह बताया गया है कि देश की जो सबसे बड़ी 10 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स हैं, उनके अंदर 10% अग्निवीरों को नौकरी दी जाएगी। मैंने 10% को जो नौकरी मिलेगी वो 12-13 हजार की मिलेगी, और वो सिक्योरिटी गार्ड्स लगेंगे, जो पहले भी हम लोग शक जाहिर कर रहे थे। बाकी 90% रिटायर होके 10-12 लाख रुपए लेके अपने घर में बैठ जाएंगे, और अब वो कुंवारे रह जाएंगे, शादियां होंगी नहीं क्योंकि नौकरी नहीं होगी। कौन लड़की वाला उनको अपनी बेटी देगा? लेकिन मोदी जी ने, जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्होंने जनता के सामने 2 विकल्प उपस्थित किए। एक पहले ही कर दिया था 7-8 साल पहले, और दूसरा विकल्प अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने प्रस्तुत किया। पहला विकल्प उन्होंने दिया कि बच्चे क्यों परेशान रहते हैं, पकौड़े के ठेले लगाएं। अब मैं तो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप मैंने पढ़ाया है, तो मेरे दिमाग में प्रश्न उठा कि अगर, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री आप लगाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो उसमें सप्लाई और डिमांड का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी जो समोसा बनाने वाले या पकौड़े बनाने वाले लोग हैं चाय की दुकान में, वो भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं बैठे हैं। और मोदी जी को तो आइडिया होगा कितना चाय के दुकान में कितना प्रॉफिट होता है। अगर उन्होंने चाय बेची है तो कितनी लागत होती है, कितना टाइम लगता है, कितना श्रम लगता है, और श्रम का क्या कीमत होती है, और कितना पैसा वो कमाते हैं। लेकिन ज्यादातर चाय वाले जो हैं और पकौड़े बनाने वाले 15-20 हजार रुपए महीने से ज्यादा नहीं कमाते हैं। और ये तब है जबकि सप्लाई कम है और डिमांड जितनी है उतनी है। अगर हर कोने में, हर मोहल्ले में, हर कोने में पकौड़े की दुकान खुल जाएंगी, तो सप्लाई अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड नहीं उतनी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि हर आदमी पकौड़ी तो खाता नहीं, तो पकौड़े के दाम गिर जाएंगे। और जो आज चाय पकौड़े वाले 15-20 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं, उनकी आमदनी भी 5 हजार हो जाएगी, और जो नए लगाएंगे वो भी कुछ नहीं कमा पाएंगे, और दोनों बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर माननीय मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। लेकिन पकौड़ा बनाना अगर रोजगार है, तो बच्चों को क्या आप ये कह रहे हैं, हिंदुस्तान के बच्चों को, क्या आप एमबीए ना करें, आप एमए ना करें, आप बीए ना करें, बीएससी एमएससी ना करें, एमबीए ना करें, इंजीनियरिंग ना करें, मेडिकल ना करें, आप पकौड़े की दुकान लगाएं? अब सब लोग अगर पकौड़े की दुकान लगाएंगे तो उनके पढ़ने का क्या फायदा? और पढ़ के अगर पकौड़े की दुकान लगाएंगे तो उनके पकौड़े खरीदेगा कौन, जब सभी बेचने लगेंगे तो? 2-3 दिन पहले मोदी जी ने एक और राय दी, देख के लगा कि वो सही में एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। उन्होंने कहा कि मैं जब से आया हूं, मैंने डेटा सस्ता कर दिया, और रील बनाओ और पैसा कमाओ। मतलब बच्चे जो बेचारे हायर एजुकेशन लेते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, माँ बाप से दूर जाके एक छोटा सा कमरा लेके संघर्ष करते हैं, अब वो रील बनाएं। एक तरफ राहुल गांधी ये बच्चों को संदेश दे रहे हैं, जो युवाओं से उन्होंने मुलाकात की बिहार के, कि हमें
21वीं शताब्दी की तरफ बढ़ना है, हमें अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, टैलेंट को बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज को शुरू करना है। और बिहार के अंदर पिछले 11 साल में सारी जो चल रही इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई। नई इंडस्ट्रीज को लगाना है, बच्चों को टेक्निकली कॉम्पिटेंट बनाना है, उनको नई शिक्षा से सुसज्जित करना है, जिससे विश्व के बाकी लोगों से वो कॉम्पीट कर सकें और देश को एक ऊंचा स्थान दिला सकें। लेकिन मोदी जी का ये सुझाव कि नौकरी लेना छोड़ दो, सरकारी नौकरी लेना छोड़ दो, पकौड़े की दुकान लगाओ या रील बनाओ और उससे पैसा कमाओ। अरे सब बच्चे, अगर देश की 140 करोड़ की जनसंख्या है, अगर 10 करोड़ लोग रील ही बनाने लगेंगे तो अपनी ही रील बनाएंगे, अपनी ही देखेंगे, देखने वाले खत्म हो जाएंगे और बनाने वाले ज्यादा हो जाएंगे। डिमांड सप्लाई का खेल होगा और जैसे पकौड़े वाले बर्बाद हो जाएंगे वैसे रील बनाने वाले बर्बाद हो जाएंगे। भाई हर आदमी अगर यूट्यूब खोल लेगा तो सुनेगा कौन? हर आदमी यूट्यूबर होगा, हर आदमी रील बनाने वाला होगा। हाँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो इट कैन बी ए साइड बिजनेस, यू कैन अर्न मोर मनी। लेकिन पहला उत्तरदायी जो सरकार का है वो लोगों को नौकरी देना है, और ऐसी नौकरी देना है जो उनकी शिक्षा के अनुरूप हो। और ये बात कहना कि वो पकौड़े की दुकान लगाएं और रील बना के पैसा कमाएं, मेरे ख्याल से उचित नहीं है, ये राष्ट्र हित में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, कुछ सोच के ही कहा होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।